साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूके एग्ज़ाम क्रैकर्स पर। साथियों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन कभी भी प्रकाशित हो सकता है और संभवतः जो कैलेंडर यूकेपीएससी के द्वारा जारी किया गया है उसके अनुसार अप्रैल 2025 में जो स्क्रीनिंग परीक्षा है तो वो प्रस्तावित है और साथ ही साथ उसके बाद जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए आपको कुछ समय मिल सकता है। ठीक है, तो अभी से लगा करके बाद तक का जो समय होगा तब तक आपके पास काफ़ी समय होगा कि आप अपनी प्रवक्ता की तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, तो अभी से आपको अपनी तैयारी जारी रखनी पड़ेगी। स्क्रीनिंग परीक्षा के साथ साथ आप मुख्य परीक्षा की तैयारी को भी जारी रखेंगे। साथियों, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के तहत विषय राजनीति विज्ञान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ होंगी उसमें मैं आपको सबसे पहले प्लेटो या यह कहें हम कि सबसे पहले जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और उसमें सबसे पहले हम प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेटो से संबंधित उसका जीवन परिचय, इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि प्लेटो ने कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं और साथ ही साथ प्लेटो की जो अध्ययन की जो पद्धति है या चिंतन की जो पद्धति है वो कौन सी है। इन तमाम चीज़ों को हम इस संपूर्ण वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं साथियों इस महत्वपूर्ण वीडियो को। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, प्लेटो सुकरात के शिष्य थे और सुकरात आपको पता है कि बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं। एथेंस में सुकरात को युवाओं को पथभ्रष्ट करने के आरोप में प्राणदंड की सजा दी गई थी, यानी कि विष का प्याला देकर के उनको प्राणदंड की सजा दी गई थी। तो उन्हीं के शिष्य प्लेटो थे और प्लेटो के शिष्य अरस्तु महान थे। ठीक है साथियों, मैक्सी एक विद्वान हुए हैं। उन्होंने प्लेटो के संदर्भ में क्या कहा है? उन्होंने कहा कि सुकरात ने प्लेटो के रूप में फिर शरीर धारण किया। प्लेटो महान अन्वेषक सुकरात के साहित्यिक दार्शनिक कार्य को पूरा करने वाला था, यानी कि उनका ये कहना था कि प्लेटो एक जो महान अन्वेषक रहे हैं, सुकरात जो उनके गुरु रहे हैं, उनके जो भी साहित्यिक दार्शनिक कार्य थे जो अधूरे थे उनको पूरा करने वाले थे प्लेटो। और प्लेटो ने सुकरात, या ये कहें कि सुकरात ने प्लेटो के रूप में शरीर धारण किया। स्वयं प्लेटो क्या कहते हैं कि मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं असंस्कृत गैर यूनान के बजाय यूनान में जन्मा, दास के बजाय नागरिक के रूप में जन्मा, स्त्री के बजाय पुरुष के रूप में जन्मा, किंतु सबसे अधिक धन्यवाद मैं सुकरात के युग में जन्मा। प्लेटो का जन्म साथियों एथेंस के प्राचीन समृद्ध कुल में 427 या 428 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम अरिस्तोन एवं माता का नाम पेरिक्टियोन था। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्तोक्लीस था और उसके जो कंधे थे वो भरे हुए और चौड़े थे। इसी कारण उनके जो व्यायाम शिक्षक हैं उन्होंने उनका नाम या उन्हें प्लातून कहना शुरू किया, क्योंकि प्लेटो शब्द का अर्थ ही होता है चौड़ा चपटा। प्लेटो शब्द शुद्ध यूनानी उच्चारण प्लातून है और अरबी में इसी का जो विकृत रूप है वो अफलातून है। धीरे धीरे प्लातून के स्थान पर बाद में प्लेटो शब्द सर्वाधिक प्रयोग किया जाने लगा। साथियों, युवा अवस्था में ही प्लेटो बड़े क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत था और अधिकांश युवकों की भांति प्लेटो स्वयं इस बात को महसूस करता था कि उसका जन्म सक्रिय राजनीति के लिए हुआ है। और अपने जीवन के संध्या काल में स्वयं प्लेटो ने लिखा है कि युवा अवस्था में अन्य युवकों की भांति मैंने सोचा था कि बालिक होते ही मैं राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लूंगा, लेकिन साथियों विधि का कुछ दूसरा ही विधान था। प्लेटो एक कुशल राजनीतिज्ञ तो नहीं बन सके, लेकिन एक महान दार्शनिक अवश्य बन गए। साथियों, जिस एथेंस में प्लेटो का जन्म हुआ था वह यूनान का उस समय का एक महान नगर राज्य था, परंतु जैसे जैसे प्लेटो की आयु बढ़ती गई उसने एथेंस को स्पार्टा के साथ 30 वर्षों तक पेलिपोनेशिया के युद्ध में लड़ते हुए देखा और यहाँ पर उसने देखा कि कैसे एथेंस स्पार्टा के साथ इस युद्ध में पराजित हो रहा है और वहाँ पर जो प्रजातंत्र विद्यमान था या जो प्रजातंत्र वहाँ पर मौजूद था, तो कैसे वो प्रजातंत्र अपने चरमोत्कर्ष से सर्वनाश की ओर गिर रहा है। ठीक है, या कहीं ना कहीं जो प्रजातंत्र वहाँ पर था, ठीक है, तो उसका
उन्मूलन होते हुए उसने देखा। पेलोपोनेशिया के युद्ध में एथेंस की जब हार होती है साथियों, तो वहाँ पर एक हिसाब से प्रजातंत्र नहीं रह जाता है, और हम ये कहें कि 404 ईस्वी पूर्व की क्रांति जो हुई थी वहाँ पर, तो उस क्रांति ने एथेंस में प्रचलित जो प्रजातंत्र था उसको उखाड़ फेंका, और उसके स्थान पर एथेंस में 30 व्यक्तियों का एक शासन स्थापित हुआ। आपको ध्यान रखना है कि 30 व्यक्तियों का शासन वहाँ पर स्थापित होता है क्रांति से, ठीक है। और इन 30 जो व्यक्ति थे, इनके शासन में प्लेटो के कुछ निकट संबंधी भी थे। उन्होंने भी प्लेटो को शासन में भाग लेने के लिए वहाँ पर आमंत्रित किया था। लेकिन जब प्लेटो को ये दिखाई देता है कि इन 30 व्यक्तियों का जो शासन है वो बड़ा क्रूर, हिंसक और दमनपूर्ण है, तो इस बात से प्लेटो का एक हिसाब से खून खौलने लगता है, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि उन्हें राजनीति से इस बात से विरक्ति हो जाती है। साथियों, फिर क्या होता है कि शीघ्र ही एथेंस में एक दूसरी क्रांति होती है, और जो 30 व्यक्तियों का शासन वहाँ पर स्थापित था, ठीक है, तो ये 30 व्यक्तियों का शासन वहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। फिर से वहाँ पर एक प्रजातंत्र की स्थापना होती है, ठीक है। शुरू में प्लेटो को लगता है कि फिर से वहाँ पर एक प्रजातंत्रात्मक शासन स्थापित हो गया, तो कहीं ना कहीं ये शासन 30 व्यक्तियों के शासन से बेहतर होगा। लेकिन जब वो देखते हैं कि भाई इस प्रजातंत्रात्मक शासन में भी जो शासक हैं वो कुकृत्य कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बुरे तरीके से वहाँ पर वहाँ की जनता के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं या अत्याचार कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, तो इन सब बातों से कहीं ना कहीं वो राजनीति से संन्यास ले लेते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो 30 व्यक्तियों का शासन था, उसने जो इनके गुरु थे शुक्रात, उनको युवाओं को पथभ्रष्ट करने के आरोप में फंसाया था, ठीक है। और बाद में जो प्रजातंत्रात्मक शासन था उसने शुक्रात को प्राणदंड की सजा दी थी, या विष का प्याला देकर के इनको सजा दी थी। तो इस घटना का हम ये कहें कि प्लेटो के कोमल मन मस्तिष्क पर इतना दूरगामी प्रभाव पड़ता है कि प्लेटो को राजनीति से विरक्ति ही नहीं बल्कि घोर घृणा सी हो जाने लगती है। साथ ही जब सुकरात को विषपान का दंड दिया गया था तो प्लेटो की आयु मुश्किल से 28 वर्ष के करीब थी। प्लेटो पर इस घटना का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसने राजनीति से विरक्ति, या ये कहें कि उसे राजनीति से विरक्ति हो गई, और इसी घटना ने उसको दर्शन शास्त्र की ओर आकृष्ट कर दिया। इस घटना ने साथियों से यह उद्घोषणा करने के लिए भी प्रेरित किया कि जब तक जो राजा है या जो शासक है वो दार्शनिक, ज्ञानी और विवेकी नहीं होगा, तब तक वहां पर राज्य का कल्याण संभव नहीं हो सकता है। अपने सप्तम पत्र में प्लेटो साथियों खुद लिखते हैं कि मैं दर्शन शास्त्र की प्रशंसा में यह कहने को बाधित हुआ कि केवल इसी से व्यक्ति सार्वजनिक और व्यक्तिक न्याय का स्वरूप समझ सकता है, और मैंने यह कहा कि राष्ट्र तब तक उपद्रव रहित नहीं होंगे जब तक या तो सच्चे और वास्तविक दार्शनिकों की श्रेणी राजनीतिक पदों पर आरूढ़ नहीं होगी, या राज्यों के शासक दैवी आदेश से दर्शन शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही सब बातें थी साथियों जब प्लेटो राजनीति से विरक्त होकर के दर्शन शास्त्र की ओर आकृष्ट होने लगते हैं, और कहीं ना कहीं वो अपना एक ऐसा एक फिलॉसफी यहाँ पे, या एक अपनी ऐसा दर्शन स्थापित करते हैं कि कहीं उन्हें लगता है कि जब तक जो राजा है, जो शासक करने वाला व्यक्ति है, वो दार्शनिक नहीं होगा या ज्ञानी नहीं होगा, विवेकशील नहीं होगा, तब तक एक राज्य का कल्याण संभव नहीं है, ठीक है। इसके बाद साथियों सुकरात के मृत्युदंड, खुद की सुरक्षा की चिंता व मोहभंग के कारण प्लेटो 11 साल तक इटली, सिसिली, मिस्र आदि कई स्थानों पर भटकते रहा। 388 ईस्वी पूर्व वापस एथेंस लौटा, और एथेंस में उसने यूरोप के प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में एकेडमी की स्थापना की। साथियों प्लेटो की अकादमी में गणित और ज्यामिति के अध्ययन को विशिष्ट महत्व दिया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्लेटो की जो अकादमी थी उसमें गणित और ज्यामिति के अध्ययन को विशेष महत्व दिया गया था, और उसकी अकादमी के प्रवेश द्वार पर यह वाक्य अंकित था कि गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। लेट नो मैन इग्नोरेंट ऑफ ज्योमेट्री एंटर हियर। 367 ईस्वी पूर्व के आसपास साथियों अपनी प्रौढ़ावस्था में प्लेटो सिराक्यूज के नए शासक डियोनीसियस, ठीक है, तो जो ये शासक थे डियोनीसियस, इनको दार्शनिक शासक की कला सिखाने के लिए सिसिली गया। वहाँ उसने 2 बार असफल प्रयास किए, और 81 वर्ष की आयु में प्लेटो का देहांत हो गया। साथियों अब हम प्लेटो की रचनाओं के बारे में जानेंगे। प्लेटो की पुस्तकें साथियों आपको ध्यान रखना है कि डायलॉग, या ये कहें हम कि संवादात्मक शैली में लिखी गई हैं। उसकी पुस्तकों का नायक सुकरात है।
सिर्फ अगर लॉज को छोड़ दें तो जितनी भी उनकी पुस्तकें हैं उनका नायक सुकरात है। 3 पुस्तकें, रिपब्लिक, स्टेट्समैन, द लॉज, इन 3 पुस्तकों में लगभग हम ये कह सकते हैं कि उनका पूरा राजनीतिक दर्शन समाहित है। अगर हम रिपब्लिक की बात करें साथियों, तो यह प्लेटो की सर्वश्रेष्ठ कृति है, ठीक है। ये लॉज जो इनकी जो पुस्तक है द लॉज, उससे थोड़ा छोटी पुस्तक है, ठीक है, क्योंकि लॉज में 12 अध्याय हैं तो इसमें 10 ही अध्याय हैं, लेकिन बाकी अन्य पुस्तकों से बड़ी है, लॉज से छोटी है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस कृति को देखें तो कहीं ना कहीं महत्व की दृष्टि से या इम्पोर्टेंसी के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। साथ ही इस पुस्तक में 10 अध्याय हैं और इसका उपशीर्षक है न्याय। ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। इसका उपशीर्षक है न्याय, यानी कंसर्निंग जस्टिस, और मुख्य प्रतिपाद विषय इसका है, इस पुस्तक का है न्याय। आप ध्यान रखें, मुख्य प्रतिपाद विषय न्याय है और उपशीर्षक जो है वो है कंसर्निंग जस्टिस। ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। तो उपशीर्षक इसका कंसर्निंग जस्टिस है और मुख्य विषय इसका क्या है, न्याय है। साथ ही उसमें आदर्श राज्य तथा दार्शनिक राजा का वर्णन है और इसमें आदर्श शासक और उसके कर्तव्यों का वर्णन है। ये पुस्तक मुख्यतः नीति शास्त्र व राजनीति पर आधारित है, पर साथ ही साथ इसमें दर्शन शास्त्र, अध्यात्म, मनोविज्ञान तथा शिक्षा शास्त्र भी है। इसमें अर्थशास्त्र भी है और सबसे बड़ी बात जो है इसमें परिवार व संपत्ति का साम्यवाद भी है। ये आप ध्यान रखें, ठीक है। परिवार व संपत्ति का साम्यवाद भी मैं आपको इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। साथियों, प्लेटो ने रिपब्लिक में शिक्षा को इतना अधिक महत्व दिया कि रूसो महोदय ने उनकी इस पुस्तक को राजनीतिक या राजनीति विषयक ग्रंथ न मानकर शिक्षा शास्त्र पर लिखी एक श्रेष्ठ रचना कहा। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कई बार कि प्लेटो की रिपब्लिक पुस्तक को किसने राजनीतिक विषयक ग्रंथ न मान करके शिक्षा शास्त्र पर लिखी एक श्रेष्ठ रचना कहा है, तो ये कहा था रूसो ने। इसके अतिरिक्त साथियों, राजमर्मज्ञ यानी कि स्टेट्समैन जो पुस्तक है इनकी, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें राज्यों का वर्गीकरण है, ठीक है। अरस्तु ने भी इस वर्गीकरण को स्वीकार किया है, राज्यों का जो वर्गीकरण है, ठीक है। इसके अतिरिक्त साथियों, जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द लॉज, ठीक है, ये प्लेटो ने अपने जीवन काल के ये कहें कि अंतिम समय में लिखी है, ठीक है, सबसे अंत में लिखी, और ये पुस्तक 12 अध्याय में विभक्त है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस पुस्तक में यानी इस लॉज में मिश्रित संविधान पर बल दिया गया है, ठीक है, और लॉज के 12वें भाग में कर्तव्यच्युत होने वाले सरकारी अधिकारियों के लिए दंड की व्यवस्था है, और इसी पुस्तक में उस न्याय परिषद या नॉक्ट्रल काउंसिल का उल्लेख है जिसकी सभाएं सदैव रात के समय होती हैं और जो लोगों के नैतिक जीवन का निरीक्षण और नियंत्रण करती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, लॉज इंपॉर्टेंट पुस्तक है, 12 अध्याय इसमें है, मिश्रित संविधान पर इसमें बल दिया गया। एग्जाम में ऐसा प्रश्न आया भी है, ठीक है। एक एग्जाम में मैंने ये प्रश्न देखा कि प्लेटो की किस पुस्तक में मिश्रित संविधान पर बल दिया गया है। तो ऐसे कई प्रश्न आ सकते हैं, आपको ये छोटे छोटे प्रश्न तैयार करने हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि देखिए भाई, मैं नेट या इस तरह की परीक्षाओं के हिसाब से आपको बहुत डीपली ये चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ लेक्चरर के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, प्लेटो की ये कुछ रचनाएं हैं। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे, अगर हम इन तीनों की तुलना करें, ये जो तीनों पुस्तकें हैं, ठीक है, इनकी तुलना करें तो रिपब्लिक में राज्य का जो मार्गदर्शन है वो दार्शनिक राजा करता है, ठीक है, और स्टेट्समैन में एक मिश्रित राज्य है, ठीक है, मिश्रित राज्य है, मिश्रित संविधान की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें मिश्रित राज्य है जो राजनयिक या राजमर्मज्ञ के द्वारा चलाया जाता है। जैसे रिपब्लिक है तो इसमें राज्य का मार्गदर्शन या राज्य का संचालन वहाँ पर राजा करता है, ठीक है। तो स्टेट्समैन में मिश्रित राज्य है और वहाँ पर राज्य का जो संचालन है वो राजनयिक करते हैं या राजमर्मज्ञ करते हैं, ठीक है। लॉज की हम बात करें, ठीक है, अब यहाँ पे आप रिपब्लिक की जो बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आदर्श राज्य, ठीक है, इसमें आदर्श राज्य की संकल्पना प्लेटो ने दी है, ठीक है, आदर्श राज्य, ठीक है। और इस आदर्श राज्य का संचालन कौन करता है? एक दार्शनिक राजा करता है, ठीक है, जिसका गुण क्या बताया गया है? विवेक बताया गया है, ठीक है। लेकिन लॉज में इस प्रकार का कोई आदर्श राज्य की बात नहीं, यहाँ पे एक उप आदर्श राज्य की बात की गई, एक ऐसे राज्य की बात जो वास्तविक राज्य है, जो कहीं ना कहीं धरातल में हमको दिखाई दे सकता है, ठीक है। जबकि रिपब्लिक में जो राज्य की बात उन्होंने की है वो एक आइडल स्टेट है, ठीक है, और इस प्रकार का स्टेट कहीं ना कहीं अस्तित्व में आना संभव नहीं है,
लेकिन लॉज में उन्होंने यहाँ पर कानून को भी स्वीकार किया है, ठीक है। तो इस प्रकार उन्होंने यहाँ पर वास्तविक राज्य की बात की है, और ये जो वास्तविक राज्य है वो नियम और कानूनों के द्वारा संचालित होता है, ठीक है। तो रिपब्लिक में इन्होंने नियम कानूनों को वहाँ पर स्थान नहीं दिया है, लेकिन लॉज में उन्होंने नियम और कानून को यहाँ पे स्थान दिया है। और कहीं ना कहीं वास्तविक राज्य की संकल्पना, या ये हम कहें कि उपरादर्श राज्य के तहत जो उपरादर्श राज्य की बात उन्होंने की है उसमें लॉज में, ठीक है, तो एक वास्तविक राज्य है। ओके साथियों, रिपब्लिक का राज्य आइडियल या यूटोपियन या काल्पनिक है, ठीक है। वहीं स्टेट्समैन के अनुसार शासक को बुद्धिमान, पारंपरिक प्रथाओं तथा अलिखित दैवीय नियमों का जानकार होना चाहिए, जबकि लॉज के अनुसार शासक को लिखित नियम और कानूनों के अधीन होना चाहिए, ठीक है। रिपब्लिक में शासक को सैनिक रूपी श्वान तथा गडरिये के तुल्य बताया गया है, जबकि स्टेट्समैन में शासक को चिकित्सक, पायलट तथा बुनकर की संज्ञा दी गई है। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरे पार्ट में जब मैं आपको आदर्श राज्य के बारे में बताऊंगा तो बहुत सारी चीजें आपकी वहां पर क्लियर हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त साथियों, प्लेटो की कुछ अन्य जो पुस्तक है उनमें मीनो, इसमें ज्ञान के स्वरूप की चर्चा की गई है, ओके। उसके अतिरिक्त फाइदो, इसमें सुकरात की मृत्यु का मार्मिक दृश्य, प्रत्यय विचारों का सिद्धांत, या आप ये कहें कि आकार का जो सिद्धांत है, ठीक है, और जिसका संबंध कहीं ना कहीं उन्होंने जो गुफा एवं परछाई का सिद्धांत दिया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि गुफा एवं परछाई का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखें। साथ ही साथ आत्मा उसकी अनश्वरता की इसमें चर्चा की गई है, ओके। अपोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसमें शुक्रात पर जो आरोप लगाए गए थे, ठीक है, कि उन्होंने युवाओं को पथभ्रष्ट किया था, तो इस प्रकार के जो भी आरोप थे, ठीक है, उन आरोपों का कहीं ना कहीं बचाव है इस पुस्तक में, ओके। क्रीटो, ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। यूथिफ्रो, ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। प्रोटागोरस, जो ज्ञान को गुण बतलाती है, ओके। द सिंपोजियम, प्लेटो की नाटकीय मजेदार पुस्तक जिसमें कला, प्रेम व सौंदर्य का वर्णन है। इसके अतिरिक्त सोफिस्ट और फेडो और जॉर्जियस, ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, आपको ध्यान रखनी है, ओके। इतना ही काफ़ी आपके लिए। ये चीज़ें अगर ये पुस्तकें आप ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ से एग्जाम में आपसे ऐसा कोई प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्लेटो के द्वारा नहीं लिखी गई है। अब आपको अधिकांश पुस्तकों का ज्ञान होना चाहिए, या आपको अधिकांश पुस्तकें पता होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के प्रश्नों का आंसर कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर मैं आपकी एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रचना काल की दृष्टि से प्लेटो की समस्त रचनाओं को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, प्रथम वर्ग में वे रचनाएं आती हैं जिन्हें सुकरात से संबंधित कहा जा सकता है, और उनके विषय विचार सुकरात के विचारों को ही अभिव्यक्त करते हैं, ठीक है। इसमें कौन सी पुस्तकें हैं, जैसे आप कह सकते हैं अपोलॉजी, क्रीटो और यूथ्रीपो, ठीक है। तो ये जो तीनों पुस्तकें हैं कहीं ना कहीं ये सुकरात से संबंधित कही जा सकती हैं, ठीक है। द्वितीय वर्ग में ऐसी रचनाएं हैं जो सुकरात के सिद्धांतों से अधिक प्लेटो के अपने खुद के जो सिद्धांत है, विशेषकर उसके विचारों के जो सिद्धांत है, जिनको हम थ्योरी ऑफ आइडियाज कहते हैं, उससे संबंधित है। इस वर्ग में कौन सी पुस्तकें आती हैं? इस वर्ग में प्रोटागोरस, जो ज्ञान को गुण बतलाती हैं, सिंपोजियम, जो कला और प्रेम पर प्रकाश डालती हैं, ओके, रिपब्लिक, जो न्याय की विवेचना करती हैं, ओके, आदि रचनाएं इसके अंतर्गत आएंगी, ओके। ये सभी रचनाएं साथियों प्लेटो की दार्शनिक प्रतिभा को प्रतिबिंबित करती हैं। और तीसरे वर्ग में वे पुस्तकें आएंगी जो संवाद या डायलॉग इसमें आते हैं, जिनका संबंध दर्शन से ज़्यादा द्वंदात्मक पद्धति या डायलैक्टिक से है। इनमें सोफिस्ट और स्टेट्समैन उल्लेखनीय है, ओके। चतुर्थ वर्ग में वे रचनाएं आती हैं जो आंशिक रूप से ही संवाद शैली को व्यक्त करती हैं, और इनमें लॉज एक प्रसिद्ध रचना है। अगर हम देखें साथियों तो लॉज प्लेटो की अंतिम पुस्तक है, जो कि उसने अपनी वृद्धावस्था में लिखी, किंतु जिसका प्रकाशन उसकी मृत्यु के 1 वर्ष बाद हुआ था। इसमें आदर्श की जगह व्यवहारिक अनुभव को स्थापित किया गया या प्रतिष्ठित किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार ये ग्रंथ प्लेटो के सिराक्यूज के अनुभव पर आधारित है, ठीक है। प्लेटो जब सिराक्यूज गए थे तो वहाँ पर उन्होंने जो भी एक दार्शनिक शासक जो बनाने की कोशिश की थी, डियोनिसियस को, ओके, तो जो भी उनका अनुभव है उसमें इन्होंने इसको शेयर किया हुआ है। इसके बाद साथियों
प्लेटो की अध्ययन पद्धतियाँ। एग्जाम में मैंने ऐसा प्रश्न देखा है कि इनमें से कौन प्लेटो की एक अध्ययन की पद्धति नहीं है। ठीक है, अब आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि प्लेटो की अध्ययन पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो निश्चित तौर पर आप इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएंगे। क्लियर? देखिए साथियों, प्लेटो की जो अध्ययन पद्धतियाँ हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पद्धति है, या हम ये कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट तो सभी पद्धतियाँ हैं, लेकिन जो निगमनात्मक पद्धति है ये एग्जाम में नॉर्मली भी पूछी जा सकती है आपसे, डिडक्टिव जो मेथड है। इस पद्धति को साथियों दार्शनिक पद्धति या हम ये कहें कि निष्कर्षात्मक पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, ये पद्धति साथियों सामान्य से विशिष्ट यानी जनरल टू द पार्टिकुलर्स की ओर चलती है, अर्थात इसमें निष्कर्ष पहले निकाले जाते हैं, विशिष्ट तथ्यों से फिर उनको जोड़ा जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये मानक या मान परकवादी व दार्शनिक पद्धति है। ठीक है, और रिपब्लिक जो इनकी पुस्तक है उनमें उन्होंने यही पद्धति को अपनाया है। तो दार्शनिक पद्धति भी इसको कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो निगमनात्मक पद्धति है। ठीक है, इसके अतिरिक्त साथियों प्लेटो ने जो चिंतन की पद्धति अपनाई है वो है स्वदेशात्मक पद्धति, टेलियोलॉजिकल मेथड। ठीक है, अब देखिए साथियों, इसमें प्लेटो व अरस्तु दोनों ही इस पद्धति का प्रयोग करते हैं। अर्थात इसमें क्या है कि प्रत्येक कार्य, प्रत्येक वस्तु का एक लक्ष्य या उद्देश्य होता है। ओके, और वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है और उसी ओर अग्रसर होती है। इसी प्रकार साथियों प्लेटो के अनुसार वास्तविक राज्य का उद्देश्य होता है आदर्श राज्य की ओर उन्मुख होना। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये समझ सकते हैं कि स्वदेशात्मक जो पद्धति है या टेलियोलॉजिकल मेथड है, इसको भी प्लेटो ने अपनी चिंतन या अध्ययन पद्धति के रूप में अपनाया है। इसके बाद साथियों यहाँ पर आप थोड़ा इस चीज को समझिए कि प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ आइडियाज या थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, आकारों, विचारों, प्रत्ययों का सिद्धांत, ये स्वदेशपरक पद्धति पर आधारित है। ओके, इसके अतिरिक्त साथियों प्लेटो ने जो अध्ययन की तीसरी पद्धति अपनाई है वो है सादृश्यात्मक या अनुरूपता पद्धति, यानी जिसे एनालॉजिकल मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक चीज दूसरी चीज से जोड़ना या उनमें समानता के आधार पर तर्क करना। ठीक है, यहां पे मैं आपको बताऊं साथियों, प्लेटो ने अधिकतर जो सादृश्य हैं, ठीक है, जिनसे इसने तुलना की है, तो अधिकतर सादृश्य भौतिक जगत, प्रकृति से उसने लिए हैं। ओके, इसके अलावा कुछ सुकरात की भांति कलाओं से भी लिए हैं। ओके, प्रकृति से मुख्यतः पशु जगत से प्लेटो ने सादृश्य ग्रहण किए हैं। रिपब्लिक जो इनकी पुस्तक है उसमें जैसे कुत्ते के सादृश्य को उन्होंने कई स्थानों पर या अनेक स्थानों पर अपने तर्क का आधार बनाया है या उदाहरण के रूप में उन्होंने पेश किया है। ठीक है, जैसे उन्होंने एक अति महत्वपूर्ण तर्क दिया कि जिस प्रकार चौकीदार के काम के लिए नर या मादीन कुत्ता एक समान है, उसी प्रकार राज्य के संरक्षक बनने के लिए पुरुष और स्त्री इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अर्थात स्त्रियां भी पुरुष के समान ही संरक्षक बन सकती हैं और बननी चाहिए। ओके, इसी प्रकार साथियों प्लेटो कहता है कि जैसे पशुओं की नस्ल सुधारी जा सकती है, वैसे ही मनुष्यों की यानी कि नागरिकों की नस्ल को भी सुधारा जा सकता है। साथियों उसके अनोखे विवाह संबंधी सिद्धांत का जो आधार है वो यही विचार है उनका। इसके अतिरिक्त अन्य और भी उदाहरण उन्होंने भेड़ और गडरिया तथा जहाज और कप्तान के दिए हैं। साथियों प्लेटो ने कलाओं से जो सादृश्य लिए हैं, ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या कहा है कि राजनीति एक कला है। ठीक है, तो राजनीति को उन्होंने कला बताया है और ये मांग की है कि अन्य कलाओं की भांति राजनीति में भी ज्ञान का आधार होना चाहिए। और उनकी जो पुस्तक है रिपब्लिक, जिसमें दार्शनिक राजा की धारणा है, तो इसके पीछे का आधार भी यही है कि अन्य कलाकारों के सादृश्य पर जो राजनीतिज्ञ होता है उसको भी अपने कार्य का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ओके, इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो प्लेटो अपनी इस धारणा को और आगे बढ़ाते हुए अपना कथन व्यक्त करते हैं, क्योंकि जो कलाकार होता है वो अपनी कला के व्यवहार में नियमों के समूह से नहीं बनता है, अतः जो राजनीति का कलाकार है, ठीक है, या जो आदर्श राजनीतिज्ञ है, उसे भी
कानूनों के प्रतिबंधों से क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए और उसके अधीन वो नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर जो कलाओं से उसने सादृश्य लिए हैं, तो इसका ये उदाहरण है। इसके अतिरिक्त जो पौराणिक कथाएं हैं या जो मिथक हैं, ठीक है, इनका प्रयोग ग्रीक साहित्य में बहुत ज़्यादा हुआ है। ओके, और जो गल्प कथा होती है या जो पौराणिक कथाएं होती हैं, एक कहानी होती है जो शाब्दिक और वास्तविक रूप से सही ना होकर के नैतिक रूप से सही मानी जा सकती है। ठीक है साथियों, जहाँ प्लेटो शब्दों के द्वारा अपने विचारों को जब स्पष्ट या अच्छे से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं या उसको व्यक्त करने में असमर्थ हो जाता है, तो वहाँ पर वह जो पौराणिक कथाएं हैं, जो मिथक्स हैं, ठीक है, तो उनको उदाहरण सहित उनका चित्रण प्रस्तुत करते हैं और उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्लेटो की दो गल्प कथाएं, फोनिशियन कथा एवं अर की दृष्टि, इस संबंध में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जो फोनिशियन कथा है, इसके द्वारा प्लेटो ये समझाने का प्रयास करता है कि दार्शनिक जो होते हैं वो सोने के बने होते हैं, सैनिक चांदी के बने होते हैं और जो उत्पादक वर्ग है वो कांसे का बना होता है। तो सोने, चांदी और कांसे शब्द के प्रयोग के कारण ही इसे धातु कथा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार ये जो तीसरी पद्धति है, सादृश्यात्मक जो ये पद्धति है, ये एनालॉजिकल मेथड है, इसको भी प्लेटो ने अपनाया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक जो पद्धति है, जहाँ रिपब्लिक में प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति व साम्यानुमान पद्धति का ज़्यादा प्रयोग किया है, वहीं साथियों स्टेट्समैन और लॉज में उन्होंने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया है। और इसमें प्लेटो ने राज्य के उदय, विकास व पतन इतिहास के आधार पर ढूंढने की कोशिश की है। ओके, इसके अतिरिक्त जो पद्धति उसने अपनाई है, उसमें संवादात्मक पद्धति है, डायलेक्टिकल मेथड है। ठीक है, तो इसमें आपसी तर्क, द्वंद्व व संवाद के माध्यम से किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। प्लेटो के सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में हैं, संवाद या वार्तालाप की शैली में लिखे होने के कारण उन्हें संवाद कहा जाता है। संवाद या द्वंद्वात्मक प्रणाली चिंतन की वह प्रणाली है साथियों, जिसके द्वारा प्रश्नोत्तर व तर्क वितर्क के आधार पर किसी सत्य का अन्वेषण किया जाता है और इस पद्धति के द्वारा मस्तिष्क के विचारों को उत्तेजित कर उन्हें सत्य उन्मुख बनाया जाता है या सत्योन्मुख करने का प्रयास किया जाता है। और साथियों, प्लेटो ने द्वंद्वात्मक या संवाद शैली को अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया था और सुकरात ने अपना समस्त जीवन संवाद या वार्तालाप में ही व्यतीत किया। उसके इस शैली को अपनाए जाने का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना नहीं था, बल्कि अपने जो पाठक थे उनको विचारशील बनाना था। ओके, अंत में जो पद्धति है वो है विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल मेथड। इस पद्धति में साथियों किसी वस्तु के मौलिक तत्वों को विभाजित कर उनका पृथक पृथक अध्ययन किया जाता है, जिससे कि उन तत्वों से निर्मित संपूर्ण वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो सके। और प्लेटो ने इस पद्धति का प्रयोग करते हुए आत्मा को 3 निर्माणकारी तत्वों विवेक, साहस, क्षुधा में विभाजित किया है। ठीक है, अब देखिए, विवेक ये इसका प्रतिनिधित्व दार्शनिक राजा करता है। ठीक है, साहस इसका प्रतिनिधित्व सैनिक वर्ग करता है और क्षुधा इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, उत्पादक वर्ग करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपने इस विश्लेषणात्मक पद्धति से ही उन्होंने इन 3 निर्माणकारी तत्वों को यहाँ पे इस पद्धति के माध्यम से या इसका प्रयोग करते हुए समझाने की कोशिश की है या इसमें विभाजित किया है उन्होंने। इन्हीं तीनों तत्वों के पृथक पृथक अध्ययन के आधार पर किसी व्यक्ति के स्वभाव का निर्धारण किया है। ठीक है, और इन्हीं के आधार पर वह राज्य के निर्माणकारी वर्गों को 3 भागों में बांटता है। दार्शनिक राजा जो कि विवेक का प्रतिनिधित्व करता है, सैनिक जो कि साहस का प्रतिनिधित्व करता है, सैनिक वर्ग, और उत्पादक वर्ग जो कि क्षुधा का प्रतिनिधित्व करता है। और इन्हीं तीनों वर्गों के विश्लेषण के आधार पर इनसे निर्मित राज्य का विश्लेषण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण चिंतन की पद्धतियाँ प्लेटो की हैं। ठीक है, तो ये संपूर्ण वीडियो यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आदर्श राज्य जो प्लेटो का है उसके बारे में आपको बताऊंगा और साथ ही साथ जो साम्यवाद है पत्नियों का, ठीक है, जो भी है वो बाकी मैं इसमें बताऊंगा। और जो लॉज पुस्तक है उसमें उपादर्श राज्य के बारे में आपको बताऊंगा और तमाम जो चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण जो तथ्य होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और अंत में इस संपूर्ण टॉपिक से संबंधित जो प्रश्नोत्तर है उनको मेरे द्वारा तैयार किया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।